हेलो दर्शकों, कनाडा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाली इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम आपको कनाडा में रहने के लिए एक घर के बारे में बताएंगे। दर्शकों, हर उस व्यक्ति को जो कनाडा में लंबे समय तक रहने को उत्सुक है, एक आशियाने की ज़रूरत होती है। और ये कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति की आय कितनी है और वो हर महीने किश्त के रूप में कितनी धनराशि चुका सकता है। कनाडा में रहने के लिए हर प्रकार की आवास सुविधा उपलब्ध है। चाहे तो कोई किराए का घर ले सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक अपार्टमेंट खरीद सकता है, वो वो ऐसा घर भी ले सकता है जिसमें रहने के लिए काफ़ी कुछ सहूलियतें तो हों ही, साथ ही वो पूरी बिल्डिंग का मालिक भी हो। इस तरह के आवासीय भवन दो तरह के हो सकते हैं। पहला वो जिसकी एक या दो दीवारें पड़ोसियों के घर से जुड़ी होती हैं, और दूसरा घर वो है जिसकी कोई भी दीवार आपस में साझा नहीं होती। अब इन दोनों प्रकार के घर बने बनाए भी खरीदे जा सकते हैं या फिर किसी खाली पड़े हुए प्लॉट पर अपनी पसंद के अनुसार बनाए जा सकते हैं। पहली दो किस्म के घरों में जो अपार्टमेंट या तो किराए पर लिए जाते हैं अथवा खरीदे जाते हैं, लागत का पूरा भुगतान अदा करने के बाद कुछ सुविधाएं जैसे लॉन्ड्री, जिम व रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल आदि मेंबरशिप बेसिस पर या उपयोग के अनुसार भुगतान के आधार पर साझा करनी पड़ती हैं। ऐसी बिल्डिंगों में अनधिकृत प्रवेश रोकने व अन्य सुरक्षा उपायों की समुचित व्यवस्था होती है, पूरी बिल्डिंग के मालिक की ओर से। तीसरी तरह के घरों में जो एक कॉलोनी टाइप के भूखंडों पर बने होते हैं, अंदर की सड़कों की साफ सफाई, लॉन का रखरखाव व अन्य सामूहिक उत्तरदायित्वों का जिम्मा एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है और इन पर खर्च होने वाली राशि सभी गृह मालिकों को वहन करनी पड़ती है। चौथी प्रकार के घरों में जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र बने होते हैं, इन सारी जिम्मेदारियों का खर्च स्वयं उठाना पड़ता है। सिर्फ आसपास की सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स व पार्कों की मेंटेनेंस नगर प्रशासन की ओर से होती है। अब हम इस चौथी तरह के आवासीय भवनों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को यह जानकारी पाने की उत्सुकता हो सकती है। कनाडा में घर बनवाने के लिए प्लॉट लोगों को सीधे उपलब्ध नहीं होते, बल्कि बिल्डरों को उस समय अलॉट किए जाते हैं जब किसी नए आवासीय क्षेत्र का विकास किया जा रहा होता है। साथ ही एक अन्य अंतर भी देखने को मिलता है, और वो ये है कि इसके पहले बिल्डर अपने प्लॉट बेच पाएं, पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाता है नगर प्रशासन की ओर से। यानी स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पार्क, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट आदि की लाइनों का प्रबंध पहले से कर दिया जाता है, ताकि घर बन जाने पर इन सुविधाओं का लाभ उठा पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े। दर्शकों, अब जो भी भूखंड आपको पसंद आएगा, अपनी सामर्थ्य व ज़रूरत के हिसाब से उसे खरीदने के लिए पहले उस बिल्डर से संपर्क करना होगा जिसके पास ये प्लॉट उपलब्ध है। हाँ, एक बात और, अपना घर भी इसी बिल्डर से बनवाना होगा। घबराइए मत, किसी भी काम के लिए
वह मनमाने ढंग से चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि बिल्डरों में आपसी कंपटीशन बहुत है। बिल्डर टोकन मनी लेने के बाद विस्तार से आपकी ज़रूरतें व पसंद जानता है। फिर उसी के अनुसार प्लान के ड्राइंग कंप्यूटर पर तैयार होते हैं, ताकि आवश्यकता होने पर उनमें रद्दोबदल की जा सके। घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले सभी मटेरियल की किस्म के बारे में आपको पहले से बताना होता है, ताकि उसी के अनुसार घर बनने की पूरी लागत का आकलन किया जा सके। कई कई बार आपस में मिल बैठने के बाद घर की ड्राइंग को फाइनल कर दिया जाता है। इसके कंप्यूटर प्रिंट से आपके लिए कल्पना करना तब आसान हो जाता है कि घर पूरा हो जाने पर रंग, रूप व आकार में बाहर से कैसे दिखेगा और उसके आसपास की खुली जगह कैसी होगी। बाद में घर के भीतर लगने वाले विभिन्न उपकरण जैसे कुकिंग रेंज, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि का खर्च अपनी पॉकेट से उठाना पड़ता है। घर की लागत में ये चीज़ें शामिल नहीं होती। बिल्डर पूरी धनराशि को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार विभाजित करता है। साथ ही तरह तरह का बिल्डिंग मटेरियल जैसे बिजली, सैनिटरी, प्लम्बिंग का सामान, फ्लोरिंग, कारपेटिंग, टाइल्स, मार्बल वगैरह किस स्टोर या दुकान से सप्लाई होगा, पहले से निर्धारित कर दिया जाता है बिल्डर की तरफ से। हालांकि आप अपनी पसंद उन स्टोर में जाकर बता सकते हैं। यदि सप्लाई होने वाले सामान की कीमत प्रस्तावित बजट से अधिक हुई अथवा किसी अन्य स्टोर को आप चुनते हैं माल सप्लाई करने के लिए, तो अतिरिक्त खर्च आपकी जेब पर पड़ेगा। ये सारी शर्तें व भुगतान कब कब आपको करना होगा कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, जो आप बिल्डर के साथ साइन करते हैं। इसके बाद तो आपको किसी भी बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां बिल्डर को ही उठानी होती हैं। चाहे ज़रूरी सामान की डिलीवरी हो, किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी हो, या किए गए कंसल्टेशन वर्क का इंस्पेक्शन कराना हो, या अप्रूवल लेना हो, घर का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या फिर बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन लेने हो, वगैरह वगैरह। ये सारे काम घर पूरा होने तक बिल्डर ही आपके लिए करता है। अब घर पूरा होने में लगभग 8-10 महीने का समय लगेगा। पैसों का प्रबंध ज़्यादातर लोग किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से हाउसिंग लोन पास करवाकर करते हैं। हालांकि कुछ लोग जो पहले से अपने किसी घर में रह रहे होते हैं, उसे बेचकर भी नए घर की कीमत अदा करने का जुगाड़ कर लेते हैं। कनाडा में एक बात अच्छी है, और वो ये कि घर बनाने की राशि बिल्डर तक सीधे नहीं पहुंचती, बल्कि किसी मान्यता प्राप्त लॉ एजेंसी को बीच में शामिल करना पड़ता है, ताकि लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई डूबने न पाए। कनाडा में लगभग हर जगह आमतौर पर भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता, और काम का निपटारा भी अपेक्षाकृत जल्दी होता है। यही कारण है कि इंस्पेक्शन, अप्रूवल या अन्य प्रोसेसिंग होने में देर नहीं लगती। महीनों का काम हफ्तों में, और हफ्तों का काम चंद दिनों में ही हो जाता है। प्रस्तावित घर की ड्राइंग महज 10-15 दिनों में मंजूर हो जाती है। इसके बाद घर के निर्माण के दौरान जिन विभिन्न चरणों से
गुजरना होगा। क्रमानुसार वे इस प्रकार हैं। पहले नींव की खुदाई होगी, फिर घर के जरूरी सपोर्ट के लिए सीमेंट व कंक्रीट से बने 20-25 पिलर व दीवारें खड़ी की जाएंगी। इसके बाद लोहे के गर्डर व लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों के ऊपर जाल सा बिछाया जाता है ताकि उसके ऊपर लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पूरे घर का ढांचा यानी फ्रेम तैयार किया जाएगा। फिर पानी की पाइपलाइनें, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, साउंड व सिक्योरिटी सिस्टम के तार वगैरह इसी फ्रेम के अंदर गुजारे जाते हैं। फ्रेम को बाहर से ढकने के बाद बिजली के स्विच, सॉकेट व अन्य फिटिंग्स भी इसी फ्रेम पर लगाई जाती हैं। फ्रेम को भीतरी ओर से ढकने से पहले थर्मल इंसुलेशन के लिए फोम भी अंदर भरते हैं। इसके बाद शुरू होता है छत और दीवारों पर रंग रोगन का काम। अच्छी खासी फिनिश हो जाने के बाद किचन के कैबिनेट लगाए जाएंगे। आइलैंड व किचन प्लेटफॉर्म पर मार्बल लगेगा। बाथरूम बनाने की तैयारी होगी। खिड़की, दरवाजे और अलमारियों की चौखटों पर पल्ले फिट होंगे। टाइल्स वर्क पूरा किया जाएगा। फायरप्लेस का प्रबंध होगा डेकोरेटिव स्टोन या मार्बल के द्वारा। ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग के लिए लकड़ी, लैमिनेटेड या विनाइल शीटों का इस्तेमाल होता है। बेडरूमों के फर्श पर और सीढ़ियों में वॉल टू वॉल कारपेटिंग चिपकाई जाएगी। बेसमेंट व गैराज के फर्श सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर से बनाए जाएंगे। लोहे की सरियों का जाल बिछाने के बाद ड्राइववे यानी गैराज को सड़क से जोड़ने का रास्ता, स्टको यानी घर की बाहरी दीवारों पर सीमेंट घोल का लेप चढ़ाना और लैंडस्केपिंग यानी आगे व पीछे खुली जगहों पर लॉन बनाने, फल फूल के पेड़ लगाने या पत्थरों से सजाने का काम मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। अब कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ अन्य शब्दों का उल्लेख करना भी उचित होगा। ये हैं मडरूम, डेक, पैटियो, फायरपिट या फायरप्लेस, आइलैंड, हाफ बाथरूम, ड्राइववे आदि। घर की भीतरी दीवारों को इंसुलेशन फोम वगैरह डालने के बाद जब लकड़ी के बोर्डों से ढकते हैं तो इसे ड्राई वॉल कहा जाता है। मडरूम आपके घर में वह जगह होती है जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, गैराज में कार को पार्क करने के बाद। मडरूम में ही जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन व ड्रायर भी यहीं पर लगे होते हैं। घर के मेन फ्लोर के बाहर बैठने की जगह को डेक कहा जाता है, जबकि पैटियो ऐसी ही बैठने की जगह होती है बेसमेंट से बाहर निकलकर फुर्सत के कुछ पल बिताने के लिए। पैटियो को सीमेंट के टाइल्स या लकड़ी की पट्टियां जोड़कर बनाया जाता है। फायरपिट घर के बाहर पीछे लॉन में और फायरप्लेस ड्राइंग रूम में बनाते हैं, बैठने की जगह का तापमान खुशनुमा रखने के लिए। आइलैंड किचन एरिया का महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर एक और तो घर की गृहिणी खाना पकाने की तैयारी आराम से करती है। खाना पक जाने पर गर्मा गर्म परोसा भी यहीं पर जाता है। घर के लोगों के लिए, मेहमानों के लिए वैसे तो डाइनिंग फर्नीचर होता ही है ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यहीं पर लैपटॉप लगाकर लिखने पढ़ने का काम भी किया जा सकता है, क्योंकि आइलैंड की एक तरफ पावर पॉइंट लगा होता है। हाफ बाथरूम में नहाने का प्रबंध नहीं होता, सिर्फ स्वयं को तरोताजा या हल्का ही किया जा सकता है। अब जैसा कि पहले से मालूम है
कनाडा में लेबर रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के कामों में भी मशीनों का इस्तेमाल होता है। यूँ तो कनाडा का मौसम अधिकतर ठंडा होने के कारण घर मुख्यतः लकड़ी के बनाए जाते हैं, लेकिन घर के अंदर एल्युमिनियम, स्टील, टाइल्स, पत्थर आदि सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। घर के अंदर की फिनिश देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि पूरा घर लकड़ी से बनाया गया है। फ्रेम को भीतरी ओर से ढकने से पहले घर के अंदर तापमान व नमी को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो बाद में लकड़ियां टेढ़ी हो जाने से ड्राईवोल निकलने का अंदेशा रहता है। ये हैं कुछ तस्वीरें तैयार होने वाले बेसमेंट की और उसके ऊपर बनने वाले घर के स्ट्रक्चर की। इन फोटो में घर की बाहरी दीवारों को ढका हुआ दिखाया गया है और भीतरी दीवारों के फ्रेम के अंदर गुजारे गए बिजली वगैरह के तार व पाइप लाइनें देखने को मिल रही हैं। अब लेक किनारे बनाए जाने वाले घरों में बेसमेंट वॉकआउट टाइप का होता है, यानी बेसमेंट से सीधे बाहर निकलकर लॉन में चहलकदमी करने की सुविधा मिलती। यही नहीं, सड़क के कोने पर लेक किनारे बनाए हुए घरों में नगर प्रशासन की ओर से दो तरफ फेंस भी लगाई जाती ताकि पैदल पथ पर गुजरने वालों को परेशानी न होने पाए। साथ ही घर की सुरक्षा भी बढ़ जाती है। अब स्वतंत्र रूप से बनाए गए सभी घरों में यूँ तो बेसमेंट होता ही है, चाहे वो सिर्फ स्टोर टाइप का हो या फिर रहने लायक बनाने के लिए बेसमेंट में कुछ लोग बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, रिक्रिएशन सेंटर, जिम आदि का प्रबंध भी करते हैं। कभी कभी तो काम चलाऊ किचन भी बना होता है। अन्यथा बेसमेंट में बिजली पानी की सप्लाई के कंट्रोल, फर्नेस, हवा साफ करने और एयर कंडीशनिंग के उपकरण फिट होते हैं। अंत में घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान विभिन्न तरह के काम जैसे फ्रेमिंग, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, कारपेटिंग, बिजली व सैनिटरी के सामान की फिटिंग आदि करवाने के लिए बिल्डर अपनी विश्वास पात्र सब कॉन्ट्रैक्टिंग टीमों की सहायता लेता है। कब किस टीम से काम करवाना है, इसकी जिम्मेदारी बिल्डर ऑफिस के कोऑर्डिनेटर की होती है। इसी तरह कोई काम ठीक से हो रहा है या नहीं, अथवा अगली टीम बुलाने से पहले पहली वाली टीम का काम पूरा हो गया है या नहीं, ये सब देखने के लिए बिल्डर अपना सुपरवाइजर भी नियुक्त करता है साइट पर देखभाल के लिए। काम करने वाली सभी टीमें अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर होती हैं। जरूरत का सभी साजो सामान उनके पास होता है। यहाँ तक कि अगर बिजली या पानी की जरूरत पड़ती है तो भी उनके पास अपने वाटर टैंकर व जनरेटर होते हैं। वैसे उनके औजार ज़्यादातर रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाले होते हैं। इसके अलावा सभी टीमों के पास घर की चाबी व आवश्यक ड्राइंगें बिल्डर की ओर से पहले ही मुहैया कराई दी जाती। जब जब जिस बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, संबंधित स्टोर द्वारा पहले से ही साइट पर सप्लाई कर दिया जाता है। कोई भी टीम अन्य टीम के सामान की छेड़छाड़ नहीं करती और न ही कोई सामान गुम हो जाने की संभावना होती है। तैयार घर में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरण जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन व ड्रायर, चिमनी आदि वैसे तो घर के मालिक को स्वयं खरीदनी होती हैं।
अपनी पॉकेट से। लेकिन उन सबके साइज व आकार के बारे में किचन तैयार करने वाली टीम को पहले बताना पड़ता है, ताकि उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जा सके किचन की रूपरेखा तैयार करते समय। तभी बाद में ये सारी चीज़ें सही सही फिट हो पाएंगी। अब सभी टीमें अपना अपना काम करने के लिए सही जगह पर पहुंच जाएं, साथ ही तरह तरह के बिल्डिंग मटेरियल की डिलीवरी भी सही जगह पर हो जाए, इसके लिए साइट पर घर का नंबर अस्थायी रूप से लगा दिया जाता है, ताकि जीपीएस की मदद से उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर न तो कोई किसी का पता बताने में मदद करता है और न ही किसी से कोई पता पूछने का रिवाज है यहाँ पर। अब फिर से ये बताना ठीक होगा कि सभी तरह के बिल्डिंग मटेरियल की किस्म, साइज, रंग आदि का चुनाव स्वयं करना होता है संबंधित स्टोर या दुकान में जाकर। तभी सही सामान की डिलीवरी समय पर संभव हो पाएगी। इसी तरह सैनिटरी और बिजली की फिटिंग्स के बारे में भी अपनी पसंद पहले से बतानी होती है, तथा कहाँ पर किस तरह का सामान लगना है ये भी बताना होगा। बिजली, पानी, गैस सप्लाई के कनेक्शन जब जरूरत होगी बिल्डर की तरफ से अप्लाई कर दिए जाते हैं। इसी तरह घर पूरा हो जाने पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी वही करवाएगा। अंत में घर पूरा हो जाने से 4-6 हफ्ते पहले ही संभावित तिथि के बारे में बिल्डर बता देता है पजेशन के लिए। उस तारीख से करीबन हफ्ते भर पहले के समय में घर में फिनिशिंग टच दिया जा रहा होता है। बाथरूम में फिटिंग्स लगनी शुरू हो जाती हैं, ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग हो रही होती है, बेडरूमों की कारपेटिंग चल रही होती है, लाइटें लग जाती हैं, किचन के कैबिनेट व अन्य उपकरण फिट हो रहे होते हैं, बेसमेंट में तमाम कंट्रोलिंग इक्विपमेंट फिट किए जा रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। स्टको, ड्राइववे और लैंडस्केपिंग की तैयारी के काम अनुकूल मौसम पर निर्भर होने के कारण जरूरी नहीं गृह प्रवेश होने तक पूरे हो पाए। यथोचित समय पर इन्हें अवश्य पूरा कर दिया जाएगा, इस बात का विश्वसनीय आश्वासन बिल्डर की तरफ से दिया जाता है। लैंडस्केपिंग का खर्च घर बनाने की कीमत में शामिल नहीं होता। निर्धारित तिथि पर घर में प्रवेश पाना संभव हो जाएगा बिल्डर से चाबी मिल जाने के बाद। अब आप पूरा बने हुए किसी घर को शायद देखना चाहेंगे, तो दर्शकों ये कुछ फोटो हैं। पहली फोटो में दिखाया गया है कि घर पूरा बन जाने पर बाहर से कैसा दिखता है। दूसरी फोटो में घर को पीछे से दिखाया गया है कि कैसे वॉकआउट बेसमेंट से लॉन में चहलकदमी के लिए निकला जा सकता है। तीसरी फोटो में बाथरूम और चौथी में मडरूम में रखी वॉशिंग मशीन व ड्रायर देखने को मिल रहे हैं। पांचवी फोटो किचन एरिया की है, छठी में ड्राइंग रूम और सातवीं या अंतिम फोटो में बेडरूम दिखाया गया है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इस घर के अंदर चलकर स्वयं देखना चाहेंगे अपनी नज़रों से? तो इसके लिए अंत में जो लिंक्स दिए गए हैं उनमें अंतिम लिंक को कॉपी करके क्लिक करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि अब कनाडा में रहने के लिए अपने घर का जुगाड़ करने से संबंधित जानकारी संक्षेप में आपको मिल गई होगी। यदि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई तो लाइक ऑप्शन पर क्लिक अवश्य करें।
भविष्य में इस तरह की अन्य जानकारी भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।